आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर आपका एक बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आईआईटी जैम के अंदर तो इस चैप्टर के अंदर से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप लोग नेट एग्जाम की या फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका एक बेसिक चैप्टर होगा जिसकी हेल्प से आप लोग बाकी मेजर चैप्टर्स के अंदर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और उनके क्वेश्चंस को आप लोग ईजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप इस चैप्टर को आखिर क्यों पढ़ते हो, आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम लोग इस प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। दिस इज लेक्चर नंबर 1। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 1 of ionic equilibrium। जी हाँ, आज हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि मैं अपने हर चैप्टर के अंदर करता हूँ, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हो और आपका सिलेबस क्या है। अगर आप लोग आईआईटी जैम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। देखिए आईआईटी जैम के अंदर तो आपके पास इस चैप्टर के ऊपर से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर के ऊपर से आने के चांसेस हैं आईआईटी जैम के अंदर। लेकिन नेट एग्जाम और गेट एग्जाम के अंदर आपको सच सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मुश्किल से मिलेगा। लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को समझा तो आप सीख पाओगे कि आखिर एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सोल्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से आप लोग पीएच को निकालते हो, आपके पास बफर क्या होता है। और अगर आपने इस बेसिक चीज़ों को समझ लिया तो फिर केमिस्ट्री के जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर आपके पास ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो बेसिक चैप्टर है, क्लास 11-12 के अंदर भी आप इस चैप्टर को पढ़ते हो। तो जो आप लोग पहले कवर कर आ चुके हो उसको भी हम रिवाइज करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि हम हर कोर्सेज के अंदर, चाहे वो क्वांटम केमिस्ट्री का कोर्स हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स हो, थर्मोडायनामिक्स का कोर्स हो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, जितने भी कोर्सेज हमने अब तक स्टार्ट किए हैं वो बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और हर एक कोर्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बात करता हूं कि आप इस चैप्टर को पढ़ते क्यों और आपका सिलेबस क्या है, या फिर इस प्लेलिस्ट के अंदर हम किस तरीके से इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो वही सारी बातें मैं आपके साथ आज करने वाला हूं एंड साथ में हम लोग इंट्रोड्यूस भी कर देंगे इस चैप्टर को। तो कुछ बेसिक बातें हम लोग करेंगे इस लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग नेट एग्जाम की, गेट एग्जाम की या फिर आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस प्लेलिस्ट को थोड़ा सा सीरियसली देखोगे, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसको लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करो और फिर आप लेक्चर वाइज ही इसको स्टार्ट करते हुए चलते रहो। लेकिन अगर आप लोग अभी क्लास 11th और 12th के अंदर हो और आप इस चैप्टर को समझना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के हम काफी सारे क्वेश्चंस भी इस प्लेलिस्ट के अंदर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां पर मैं आपके साथ बात करता हूं कि आखिर आप इस चैप्टर को पढ़ते क्यों, यानी कि व्हाई वी स्टडी आयनिक इक्विलिब्रियम, और आपका सिलेबस क्या है। अब इस चैप्टर को आप पढ़ते क्यों वो तो जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिर आपका सिलेबस क्या है या फिर किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे, तो हर एक पॉइंट को समझाते हुए मैं चलूंगा कि आखिर आप ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। और अगर आपके पास वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है देन ऑटोमेटिकली आपके लिए चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अब एक रीजन तो ये भी है कि आप एग्जाम देने वाले हो और एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के ऊपर से, और क्वेश्चंस काफी ट्रिकी भी आपके पास इस चैप्टर के ऊपर से बन सकते हैं। तो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो चीज भी मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताता रहूंगा। साथ में जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो आईआईटी जैम के हो, नेट के हो, गेट के हो या फिर जेईई मेंस, जेईई एडवांस के हो, उनके पीवाईक्यूज को भी हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर सीरीज के अंदर साथ साथ करते रहेंगे। सिलेबस मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। वेल बेसिकली मैंने जो सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज ऑफ आईआईटी जैम सिलेबस। अब यार जो नेट का सिलेबस होता है या फिर जो गेट का सिलेबस होता है उसके अंदर इस चैप्टर को सिर्फ इक्विलिब्रिया आयनिक लिखकर छोड़ देता है, यानी कि सिर्फ आपको पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रिया। अब उस चैप्टर के अंदर से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, तो वो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है आईआईटी जैम का, जहाँ पर लिखा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशंस, पीएच आपको निकालना आना चाहिए, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये कुछ 1-2 लाइन के अंदर आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है, कुछ 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके पास नेट के अंदर भी आते हैं और गेट के अंदर भी आते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके पास चैप्टर में सिर्फ यही चीजें हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस का बच्चा भी ये सारी टॉपिक्स कवर करता है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जो आप लोग पहले एसिड्स पढ़ते थे, अब यहाँ पर थोड़े से नंबर ऑफ एसिड्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ बेसिस इंक्रीज हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन इस टॉपिक के ऊपर से आपके पास जो क्वेश्चंस आते थे अभी तक, उनका लेवल भी अब इंक्रीज होने वाला है। एंड मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है दैट दिस सीरीज विल कवर द एंटायर सिलेबस एंड ऑल पीवाईक्यूज ऑफ आईआईटी जैम केमिस्ट्री, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ एंड गेट एग्जाम। इन एग्जाम के पीवाईक्यूज हम साथ में करते रहेंगे। बाकी अगर आप लोग टीफर एग्जाम, बार्क एग्जाम या फिर आईआईटी बीएचयू इन टाइप के एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी आपके पास सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इवन इससे आपको इजी मिलेंगे। तो ये
सीरीज आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। अब ये तो आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, लेकिन हम किस तरीके से इस सीरीज के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे, किस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, किसको बाद में पढ़ने वाले हैं, एक पूरा सीक्वेंस आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, जैसा कि मैं बाकी सब चैप्टर के अंदर करता हूं, ताकि कोई टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर मिस ना करें। राइट, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग कि आखिर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, जिसकी बात हम लोग आज ही करेंगे। एंड सबसे पहला पॉइंट इसमें जो पढ़ना है वो ये है दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। आपके पास जितने भी केमिकल सब्सटेंस है आप उन सारे सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हो दो कैटेगरी के अंदर, कि क्या वो कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग केमिस्ट्री में इन सब्सटेंस को ही पढ़ते हो तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपके लिए चैप्टर, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस आपके पास, चाहे वो H2SO4 हो, HCl हो, ऑक्सैलिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, NaOH हो, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी आपके पास सब्सटेंस हो, आप उनको यहां पर क्लासिफाई करने वाले हो एज एसिड्स एंड बेस फाइनली। लेकिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि आप सब्सटेंस को सबसे पहले दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। बिल्कुल इस डिटेल के अंदर बात करेंगे। देन हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आपके पास आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि आप लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ आयंस के बारे में पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो ये जो आपके पास टाइप होगा कंडक्टर का, इस टाइप को ही आप इस चैप्टर के अंदर आगे ले जाने वाले हो और डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। तो जब आप लोग आगे जाओगे तो आप लोग बात करोगे कि जो आयंस आपके पास बन रहे हैं, यानी कि कोई सब्सटेंस आपके पास है तो ये अपने आयंस के अंदर कितना डिसोशिएट हो रहा है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर, कि आपके पास वो कितना टूट रहा है, जिसको हम लोग अल्फा डिनोट करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू यहां पर है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करने वाली है। देन पढ़ने वाले हैं ओस्टवोल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये सारे टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, बिल्कुल बेसिक के अंदर है, लेकिन अगर आपके पास यहां पर इनके कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की मैं यहां पर कोशिश करता रहूंगा इस लेक्चर सीरीज के अंदर। देन हम लोग पढ़ेंगे आखिर आपके पास एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट्स क्या होता है। तो जितनी भी थ्योरीज आपके पास अभी तक रही है, चाहे वो आपके पास रही हो 1884 में आई हुई आर्गेनियस से कॉन्सेप्ट, या फिर 1923 के अंदर ही आपके पास आ गए थे दो कॉन्सेप्ट, दैट इज ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर से हम लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड फिर हम लोग यहीं से आगे चलेंगे और निकालने लगेंगे अपने पीएच को, चाहे वो आपके पास एसिड्स के लिए हो, चाहे वो वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मिक्सचर्स ऑफ एसिड हो, चाहे आपके पास वो बेस हो, अगेन वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, मिक्सचर ऑफ बेसिस हो, या फिर आपके पास सोल्ट्स हो, तो उनका भी पीएच हम लोग यहां पर निकालेंगे। एंड साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट क्या होता है, किस तरीके से आप यहां पर भी अपने पीएच को कैलकुलेट कर सकते हो, उसको भी हम लोग यहां पर डिटरमाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देन आपके लिए रहने वाला है बफर सॉल्यूशन। यहां से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके जेईई एग्जाम के अंदर, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके पास ये स्टार्टिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो फिर बफर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सारी चीजें बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कैसे आप पीएच को निकाल रहे हो, कैसे आप लोग यहां पर H+ की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, OH नेगेटिव निकाल रहे हो, आपके पास KSP क्या होता है, KW क्या होता है, सारी टर्म्स को मैं यहां पर आपके सामने क्लैरिफाई करता हुआ चलूंगा। देन हम लोग यहां पर टाइट्रेशन कर्व को भी पढ़ेंगे, और टाइट्रेशन कर्व को पढ़ने के लिए आपको हल्का फुल्का टाइट्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसको आप लोग मेनली पढ़ते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन टाइट्रेशन कर्व वाला पार्ट आपके पास इसी टॉपिक के अंदर आएगा, जहां पर हम लोग इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी जिक्र करते हुए चलेंगे। एंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर आपके पास सोल्युबिलिटी क्या होता है या फिर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, और इसी कॉन्सेप्ट से आप ये भी बता पाओगे कि आपके पास प्रेसिपिटेशन होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन की किन कंडीशंस के अंदर। आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ोगे और क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपके पास अभी प्रेसिपिटेशन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, उसका जवाब भी आप दे पाओगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ QSP। और QSP को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास KSP क्या होता है, यानी कि सोल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि आपके पास सोल्युबिलिटी क्या होती है। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस रहेगा, जिस सीक्वेंस के अंदर हम लोग इस लेक्चर सीरीज के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा आपका सिलेबस क्या है और किस सीक्वेंस के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, आयनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ने वाले हैं, अल्फा को पढ़ने वाले हैं, और किन किन फैक्टर के ऊपर आपके पास अल्फा डिपेंड करता है उसको पढ़ने वाले हैं। एंड देन पढ़ेंगे ओस्टवाइल्ड डाइल्यूशन लॉ अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग आज ही स्टार्ट करने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले हैं हम लोग एसिड, बेसिस एंड सोल्ट क्या होता है, आर्गेनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल क्या होता है आपके पास और कैसे हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं वो पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, सोल्ट की हाइड्रोलिसिस को पढ़ने वाले हैं, सोल्युबिलिटी क्या होता है, सोल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली फॉलो करोगे, कंप्लीटली ही आपको फॉलो करना है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं लेक्चर सीरीज के, तो आप लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच
पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अपना इंट्रोडक्शन, एंड जो फर्स्ट लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई दैट इज आयनिक इक्विलिब्रिया डील्स विद द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी सब्सटेंस विद आयंस इट। यानी कि अगर आपने अभी तक केमिकल इक्विलिब्रियम देख लिया तो हमने बात की थी कि आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होता है और आपके पास ली चाइल्डर प्रिंसिपल क्या होता है, उसका यूज हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी करने वाले हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेशल टाइप का इक्विलिब्रिया पढ़ेंगे जहां पर आपके पास क्या होने वाले हैं, सॉल्यूशन के अंदर कोई सब्सटेंस होगा और उस सब्सटेंस के ही आपके पास क्या होने वाले हैं, आयंस होंगे, सब्सटेंस विद इट्स आयन इन सॉल्यूशन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर HCl को पानी के अंदर मिला दूंगा तो आपके पास क्या होने वाला है भाई, ये हो जाएगा डिसोशिएट, यानी कि आपके पास क्या बन जाने वाला है, आपके पास यहाँ बनेगा H++ का Ca नेगेटिव। तो आपके पास कोई सब्सटेंस रहेगा और उसके आयंस रहेंगे और आपके पास यह रहने वाला है इक्विलिब्रिया। तो इस टाइप के इक्विलिब्रिया को मैं क्या बोलने वाला हूं, आयनिक इक्विलिब्रिया बोलूंगा, क्योंकि आपके पास इस केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या है, आयंस है। अब ये आयंस आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या होंगे, सब्सटेंस भी अलग अलग होंगे। कोई सब्सटेंस ज्यादा ब्रेक होता है, कोई सब्सटेंस कम ब्रेक होता है। तो आप यहाँ बात करो कि आपके पास कौन सा सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्सटेंस आपके पास वीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो वही सब बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दैट द सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी सब्सटेंस अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं पानी में डालने के बाद या फिर किसी भी सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो उस टाइप के सब्सटेंस को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोलाइट बोलता हूं। तो यहां से आपके पास क्या आया, एक नया वर्ड आया है इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस हैं जो आपके पास ब्रेक होते हैं अपने आयंस के अंदर, जब मैं क्या डालता हूं, उसको सॉल्यूशन के अंदर डालता हूं। अब ये इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं आपके पास, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्लासिफाई करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 इज कंडक्टर एंड नंबर 2 इज व्हाट, नॉन कंडक्टर। अब ये तो आप लोग पढ़ते हो क्लास 10th के अंदर भी, तो आई होप कि आपको पता हो कि आखिर बेसिकली कंडक्टर क्या होते हैं। सो कंडक्टर आर दो सब्सटेंस व्हिच शोज कंडक्टिविटी और फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड कंडक्टर। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज कंडक्टर। और जो सब्सटेंस देन दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट शो द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज नॉन कंडक्टर। तो हम तो बेसिकली बात करने वाले हैं भाई आयनिक इक्विलिब्रिया की। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि भाई सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जब फ्रीली मूव्ड आयंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, सबको बात पता होगा। और करंट को कौन पास करते हैं, कंडक्टर करते हैं। यानी कि नॉन कंडक्टर का जिक्र हम लोग यहां पर इस चैप्टर के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कंडक्टर्स की हम लोग मेनली बात करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली आपके पास अगर मैं बात करूं नॉन कंडक्टर की, तो उसके एग्जांपल क्या होते हैं, एग्जांपल आप सबको पता ही है, जैसे कि जितने भी आपके पास क्या होंगे नॉन मेटल्स, वो सब क्या होते हैं आपके पास नॉन कंडक्टर। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिखे हुए हैं आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर, अगर आप यहां से देख रहे हो पीरियोडिक टेबल को, तो राइट हैंड साइड में आपको चीजें देखने को मिलती है ग्रुप 15 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर, वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। एंड दे आर जनरली व्हाट, दे आर बेसिकली नॉन कंडक्टर। साथ में प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, एंड और भी आपके पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक होती है एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट की। अब ग्रेफाइट बेसिकली आपके पास क्या है, कार्बन से बना हुआ है। कार्बन आपके पास क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये एक नॉन मेटल है, बट ये भी कुछ कंडक्टिविटी दिखा देता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग पढ़ते हो बेसिकली ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को इन मेन ग्रुप या पी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हो इसको, तो वहां से जब आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं और ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। बाकी मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको कोई चीज पता होगा, आपको पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि बेसिकली आपके पास जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए, उसके अंदर आपको उसका हिंट भी मिल जाएगा। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कंडक्टर्स। नाउ कंडक्टर्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। आप कंडक्टर को भी दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो। दोनों टाइप बहुत इंटरेस्टिंग है, इनमें से एक ही टाइप आपको आगे लेकर चलना है। लेकिन पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। वो सब्सटेंस जो आपके पास फ्लो ऑफ करंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस करंट के फ्लो के अंदर हेल्प कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हेल्प कर रहे हैं, यानी कि मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो मेटल आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करवा पाता है क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होता है, आपके पास फ्लो ऑफ करंट आपके पास बन जाता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसमें बोलने वाला हूं मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। लेकिन आपको ये पता है कि कुछ सॉल्यूशंस आपके पास ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में बात करते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि आपके पास एक यहाँ पर बीकर होगा, आपके पास यहाँ बीकर होगा, इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और आपके पास यहाँ लगाते हो आप लोग सोल्ट ब्रिज और आप सर्किट को पूरा कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपने बीच में देखा हो कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा है, और वो फ्लो आपके पास होता है बिकॉज ऑफ फ्री आयंस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खेल नहीं होता, यहाँ पर काम कौन करता है, यहाँ पर काम करता है फ्री आयंस। तो अगर आपके पास करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। लेकिन अगर आपके पास करंट का फ्लो आयंस की वजह से, उसे मैं क्या बोलने वाला हूं,
आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और इन्हीं को आपको पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल के अंदर और बातें करते हैं। फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो आपको बेसिक चीजें पता है कि यहां पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से क्या होने वाला है, करंट का फ्लो होगा। सो दोज कंडक्टर्स विच शोज कंडक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। और यहां से मैंने सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर से एक ही पॉइंट लिखा है, दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। यानी कि आपके पास रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इसको रोकने की कोशिश को मैं क्या बोलता हूं, रेजिस्टेंस, कि आपका वो सब्सटेंस कितना रेजिस्ट कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो आपके पास क्या होता है, यहां पर रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज होता है इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। और ये ऐसा आपको बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिलने वाला है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी आपको ढूंढना है भाई। ये आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग पी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हो, एस ब्लॉक के अंदर, यानी कि आप मेन ग्रुप के अंदर पढ़ते हो, लेकिन आई होप कि आपको चीजें पता हो। तो आपको यहां पर सोचना है कि बेसिकली आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज क्यों होता है, आपके पास इंक्रीज इन टेम्परेचर में। और अगर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, और अगर ऐसा है यानी कि कंडक्टिविटी कम हो रही है। तो इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स आपके पास विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, आपके पास अगर कोई सब्सटेंस, उसमें आपके पास क्या होने वाले बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो आपके पास जो एटम्स है वो भी अपनी पोजीशन में जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जो आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इसके आगे पहले सिर्फ एक एटम था तो इलेक्ट्रॉन आराम से जा पा रहा था, लेकिन जैसे इसके अंदर वाइब्रेशन होगी तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है, इसके जो आपके पास पाथ होगा इसका, उसमें हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स है वो सब क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करते लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है, यानी आपके पास क्या हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो गया। लेकिन क्योंकि यहां पर आपके पास जो करंट था वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रहा था और उस वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रॉन के रास्ते में दिक्कत आई, तो यहां पर क्या हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। लेकिन आयनिक के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास करंट फ्लो होता ही नहीं है, वहां पर होता है आपके पास फ्री आयंस की वजह से। और अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो रहा है, तो एक चीज आप लोग बोल पाओगे कि अगर मैं यहां पर नीचे से हीट दूंगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो आपके पास जो सब्सटेंस है ये ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा, और अगर ज्यादा आयंस बनेंगे तो ज्यादा आपके पास क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। यानी कि इन केस ऑफ आयनिक कंडक्टर्स आपके पास क्या होने वाला है यहां पर, कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये बातें मैंने आगे नोट्स में लिखी हुई है, तो चलिए उनको पढ़ लेते हैं कि आखिर मैंने इस केस में क्या लिखा हुआ है, दैट इज आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो दोज कंडक्टर्स इन विच शोज कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस, जो फ्री आयंस की वजह से, उनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसमें क्या बोलता हूं, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलता हूं। और इसी टॉपिक को आपको इस चैप्टर के अंदर अच्छे से आगे पढ़ना है कि आखिर ये आयंस कैसे प्रोड्यूस हो गए, कौन से सब्सटेंस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, और उन आयन की मेजरमेंट से आप पीएच कैसे निकालते हो, बफर में कौन से आयंस होते हैं, वही सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। आयंस आर इन फ्री स्टेट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो आयंस होते हैं वो फ्री स्टेट में यानी कि मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पोजीशन फिक्स हो गए। जैसे कि आपके पास मेटल गैस के अंदर था, आपके पास वहां पर जो एटम्स थे वो अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स थे, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आयंस क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। इन आयनिक कंपाउंड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, आयन मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। आई होप कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी साथ साथ देख रहे हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग पढ़ रहे हैं कि आखिर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज, कहां पर होती है ऑक्सीडेशन, कहां होता है रिडक्शन, वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं कहां पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो आई होप कि आपने वो लेक्चर सीरीज भी फॉलो कर रहे हो और आपको एक थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया हो कि आखिर एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो आपके पास अगर ये बीकर है तो मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर डिप कर दिए हैं 2 इलेक्ट्रोड। लेट्स से आपके पास ये क्या है, एनोड है, एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, या पास क्या है कैथोड है, इसके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर जो मैं यहां पर लेट्स से कोई भी लेकर चल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं लेट्स से AgNO3, और आपको पता है कि आपके पास जो होता है यहां पर AgNO3, दिस इज अ सोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब ये सोल्ट कैसे है तो पढ़ेंगे आगे जाकर कि आखिर बेसिकली सोल्ट क्या होता है, कौन सा सोल्ट आपके पास सोल्यूबल है पानी के अंदर, कौन सा नहीं है, कौन सा ब्रेक होगा कौन सा नहीं होगा, वो सब लोग पढ़ेंगे। लेकिन बस अभी के लिए आप लोग मान लो कि आपके पास क्या है, AgNO3 आपके पास क्या होता है, सोल्ट है, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकता हूं। तो आपके पास ये क्या होगा भाई, अपने आयंस के अंदर प्रेजेंट होगा सोल्यूशन के अंदर, यानी कि आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलने वाला है Ag+ और NO3 जो कि फ्री स्टेट में यानी कि मूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कैथोड के ऊपर है पॉजिटिवली चार्ज, तो आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर आपके पास इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो जो आपके पास नेगेटिव आयन यहां पर होगा दैट इज नाइट्रेट आयन, ये क्या करेगा आपके पास इस एनोड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा
करेगा, एंड वहीं आपके पास जो यहाँ पर होगा Ag प्लस आयन क्या करेगा आपके पास कैथोड के पास, उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा इसकी तरफ मूव करने लगेगा। अब मैंने बनाया सिर्फ और सिर्फ एक कैटायन और एक एनायन, बल्कि बेसिकली आपके पास क्या होने वाले हैं, बहुत सारे एनायन और बहुत सारे कैटायन होंगे आपके पास इस सॉल्यूशन के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर जो आयंस है ये इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर मूव करते रहते हैं। अगर आपके पास कहीं पर भी इलेक्ट्रोड के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास क्या करेंगे एनायंस जो है इसकी तरफ मूव करेंगे, और लेट से आपके पास यहाँ पर है कैथोड, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास जो कैटायन होंगे क्या करेंगे इसके पास मूव करने लगेंगे, जैसा कि मैंने आपके साथ यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसे मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा, वो सब्सटेंस जो अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं वो कहां पर जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। अब कौन सा आपके पास सब्सटेंस ज्यादा ब्रेक होगा, कौन सा आपके पास कम ब्रेक होगा, वो भी हो सकता है। और यहां पर आप लोग उसी बेसिस के ऊपर अपने इलेक्ट्रोलाइट को भी क्लासिफाई कर सकते हो एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपके पास कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें क्या बोलूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा, और जो कम हो तो उसमें क्या बोलने वाला हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलने वाला हूं। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में जिक्र करेंगे, तो मैं बस आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूं कि आखिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लिखा भी हुआ मैंने यहाँ पर नीचे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि कितने आपके पास वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो कितना ब्रेक हो पा रहा है, उस बेस के ऊपर आप लोग यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को या फिर आयनिक कंडक्टर को भी क्लासिफाई कर सकते हो इन टू टाइप्स, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई, दैट इज द करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा यहाँ पर क्या होने वाला है पास कंडक्टिविटी आपकी होती है इंक्रीज। तो आपके पास बेसिकली आपने क्या कहा, आपने कहा कि आपके पास जो सब्सटेंस है उनको मैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं, वन इज कंडक्टर एंड सेकंड वन इज नॉन कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे दैट इज कंडक्टर, और जो नहीं करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन कंडक्टर। हमें पढ़ना है यहाँ पर कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर के अंदर आपने बेसिकली क्या कहा कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाले हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आपके पास आयंस। अब जो सब्सटेंस आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं उसे मैं क्या बोलने वाला हूं, उसे बोलूंगा मेटेलिक कंडक्टर। लेकिन जो सब्सटेंस आपके पास आयंस के मूवमेंट की वजह से करंट का फ्लो करवा पा रहे हैं उसमें क्या बोलने वाला हूं आयनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इसी को ही आपको पढ़ना है, और आपने अभी अभी क्या किया है, आपने अभी अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को भी फर्दर क्लासिफाई कर लिया है एज वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि मेटेलिक कंडक्टर के केस के अंदर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास यहां पर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर आयनिक कंडक्टर, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर को करूंगा इंक्रीज तो आपके पास ज्यादा आयंस बनेंगे, अगर ज्यादा आयंस है तो आपके पास ज्यादा मूवमेंट होगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और आपके पास यहां पर कंडक्टिविटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से आपके पास IIT JEE में पहले क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा भी इस कॉन्सेप्ट का वो यूज कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के कंडक्टर के अंदर आपके पास टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपके पास था एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि आखिर आपके पास इस कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों हम लोग इस चैप्टर को बेसिकली पढ़ते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर सब्सटेंस को ही क्लासीफाई करना शुरू कर रहे हो और उस सब्सटेंस के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप केमिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो भाई, आप केमिस्ट्री के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस को ही पढ़ते हो। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है बफर। तो उसको समझने के लिए आपको चैप्टर को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही दें, जैसे मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ। पीएच कैसे निकालते हैं वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो फ्रेंड के साथ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप RJ Academy की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो, आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। एनी हेल्प इज हाईली अप्रिशिएटेड गाइस। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपके सपोर्ट की वजह से हम आपके लिए इस तरीके से और भी नए नए फ्री कोर्सेज लाते रहेंगे। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, अब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।